उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी सभर में कूद चुकी है। अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया है। हरीश रावत ने बीजेपी को बहस के लिए खुली चुनौती दी है। हरीश रावत ने कहा कि मौजूदा बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक वो बहस की चुनौती के लिए उनके साथ तैयार हैं। आखिर बीजेपी बताए कि उसने कितने रोजगार दिए हैं, राज्य में कितना विकास हुआ है। हरीश रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली डबल इंजन की सरकार ने लोकायुक्त का गठन नहीं कर पाई। हरीश रावत ने कहा कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही लोकायुक्त का गठन भी कर लिया जाएगा। हमारा भाजपा को भी कहना है कि यदि वो अपने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, हमारी सहयोगी पार्टियों के पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री सबको लाएं तो किसी भी पार्क में हम रोजगार के आंकड़े और रोजगार की भविष्य के रोड मैप पर दोनों पर बहस के लिए तैयार है। हमने तय किया है कि रोजगार और गुड गवर्नेंस ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिनकी संपूरक राज्य की आर्थिक नीतियां हैं। भाजपा सरकार तीनों बिंदुओं पर जो एक दूसरे को पुशअप करते हैं फेल रहे। हमारा आपसे कहना है कि भ्रष्टाचार के बिंदु पर हमने पहले भी लोकपाल दिया था, लोकायुक्त दिया था। कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम एग्जामिन करेंगे क्या गवर्नर के वहां जो लोकायुक्त हमने भेजा है, जिसको गवर्नर ने स्वीकृति नहीं दी है, क्या वो जीवित है। यदि जीवित है और यदि कानून सम्मत तरीके से उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसको स्वीकृत किया जा सकता है तो हम गवर्नर से उसकी आग्रह करेंगे कि कुछ अपनी प्रक्रिया बन जाएगी। और यदि कानून विशेषज्ञों ने कहा नहीं, आप वो लोकायुक्त टाइम बार हो गया है, अब नहीं हो सकता है, तो हम नए सिरे से सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर लोकायुक्त की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे, जिसमें कई चीजें हैं। लॉ को एग्जामिन करने से लेकर के हाईकोर्ट की सहमति से लेकर कमेटी कंस्टिट्यूट करना आदि 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 हम जो है, क्योंकि लोगों की धारणा है कि सरकारें लोकायुक्त देने से बचना चाह रही हैं। और हम सब स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि हम भाजपा पर भ्रष्टाचार के कतिपय आरोपों को लगा रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे नेतागणों ने समय समय पर लगाए हैं, तो हम भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, उसके ऊपर एक बड़े चक के रूप में जो है इसको लोकायुक्त के प्रश्न को हमारी तरफ से ये मोस्ट लिविंग जो बिंदु होंगे, जो सबसे जीवंत बिंदु होंगे, जिन पर भविष्य की सरकार का फोकस होगा, उनमें से एक बिंदु लोकायुक्त भी होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, लोकायुक्त 1 महीने के भीतर बन जाएगा अगर हमारी सरकार आती है, ये कहते हुए हरीश रावत, जबरदस्त वादा इसे कहा जा सकता है, लेकिन सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि पिछली सरकार आप ही की थी, उस वक्त लोकायुक्त क्यों याद नहीं आया। बिल्कुल मनु, आप वाजिब सवाल किया और यही सवाल हमारे दिल दिमाग में भी था कि आपने लोकायुक्त की बात की है, लेकिन आपको भी मौका मिला था, आपने वो लोकायुक्त लागू क्यों नहीं किया। लेकिन हाँ, हरीश रावत इसमें ये जवाब दे सकते हैं कि हम लोकायुक्त विधानसभा से क्लियर करवा दिया था, राज्यपाल के यहाँ से भी अप्रूव करवा दिया था और हम तो लोकायुक्त का गठन करने जा
लेकिन विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया, नामों पर सहमति नहीं बन पाई। बात यहां तक भी पहुंच गई थी हरीश रावत के कार्यकाल में कि पैनल के लिए नाम आ गए थे, लेकिन नाम नहीं बन पाई मनु। लेकिन आज बहुत जबरदस्त अटैक किए हरीश रावत ने बीजेपी पर किया है मनु। राजनीतिक तौर पर देखें तो एक बीजेपी का बड़ा कह सकते हैं कि उनकी सबसे कमजोर नस को भी पकड़ा है और उनके सबसे बड़े हथियार को भी। बीजेपी का नारा था कि जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, वो उनका सबसे बड़ा नारा था। और 2017 में विजन डॉक्यूमेंट में सबसे पहला पॉइंट था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी विद इन 100 डेज हम लोकायुक्त का गठन कर देंगे। लोकायुक्त तो आया, सदन में गया, लेकिन प्रवर समिति को चला गया और प्रवर समिति के बाद वो डस्टबिन में चला गया। यानी कि इतने सालों तक किसी ने भी उसके बारे में नहीं की। हरीश रावत ने जो 4 मुद्दे रखे हैं मनु, कि इन 4 मुद्दों पर वो जनता के बीच जाएंगे, भ्रष्टाचार, रोजगार और महंगाई। आज उन्होंने मुद्दों का अपना जो एक्शन प्लान है वो सामने रखा। सबसे पहले तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त की बात की, क्योंकि यहां पर लगातार लोकायुक्त की बात होती रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लोकायुक्त जब राज्य में आया था, उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया और राज्य माफ कीजिएगा से उसे वापस ले लिया गया। ये हद यहां तक हुई थी। जिस लोकायुक्त को पूरे देश ने पसंद किया था, अन्ना मूवमेंट के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडेलवाल लोकायुक्त बनाया था और राष्ट्रपति अनुमोदन किया था। राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उस समय थे, उसे कांग्रेस की सरकार ने डिनाई किया था। और उसके बाद जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा के बाद, तो उन्होंने फिर की कवायद की थी। हालांकि लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया। इतने सालों से राज्य में लोकायुक्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के साथ साथ वो पंचायतों के लिए अलग से एक पंचायत लोकायुक्त भी बनाएंगे, क्योंकि पंचायत स्तर पर कामों में बहुत भ्रष्टाचार होता है और वो लोकायुक्त तक नहीं आ पाता है। दूसरी चीज उन्होंने खनन को लेकर बहुत बड़ी कही मनु, कि राज्य में इस समय जो खनन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इस समय बहुत अवैध खनन हो रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय का संरक्षण प्राप्त है, तो उन्होंने कहा कि हम नई खनन नीति लाएंगे और अब तक जो अंधाधुंध खनन हुआ है उसमें हम न्यायिक जांच बिठाएंगे और साथ में एसआईटी से भी जांच करवाएंगे, यानी एसआईटी जांच को न्यायिक जांच के साथ इंक्लूड करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को ये पक्ष क्लियर करना पड़ेगा कि हरीश रावत इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं। रोजगार को लेकर आप जानती हैं कि सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का मामला आया कि गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। आज हरीश रावत ने सरकार को चैलेंज किया है कि वो कहीं भी आ जाए, किसी भी समय आ जाए, रोजगार के आंकड़ों के साथ उनसे वो खुली बहस को तैयार हैं कि आपने हकीकत में कितने लोगों को रोजगार दिया है। इसी तरीके से उन्होंने महंगाई में कहा कि महंगाई तो केंद्र का विषय है और केंद्र में जब तक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा तब तक तो महंगाई को नियंत्रित किया जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन राज्य स्तर पर जो भी राज्य सरकार महंगाई को कम करने के लिए कर सकती है हम वो करेंगे। खासतौर पर गैस सिलेंडर से लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें लोगों को राहत मिल सके। रोजगार को भी लेकर उन्होंने कहा कि हम साफ तौर पर एक नई नीति बनाएंगे ताकि जो लोग सरकारी सेवा में आ रहे हैं ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस कर रहे हैं वो ठीक है, जो लोग स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं उनको राज्य सरकार कैसे मदद देगी, ये सब उन्होंने एक ब्लूप्रिंट सामने रखा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हरीश रावत फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। जो चीजों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं उन्होंने जाने से पहले क्लियर कर दिया है कि हमारे पास इसके सोल्यूशन के लिए क्या है। तो मनु कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां फुल मोड में है इस समय। कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं, बीजेपी अलग मोड में है, उसके बाद राहुल गांधी आ रहे हैं। भी अब तेज हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, ये मुद्दे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। जाहिर तौर पर जनता से जुड़े हैं, जनता भी चाहती है कि इसे चुनाव तक लेकर जाएं। आखिरकार वजह क्या है कि ये मुद्दे चुनावी नहीं बन पाते? क्योंकि आते आते चुनाव, पूरा चुनाव जातीय समीकरण और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पे आके टिक जाता है। देखिए, अगर मनु मैं उत्तराखंड की बात करूं, यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक इक्वेशन की बात करूं, तो यहाँ पर जो धार्मिक पोलराइजेशन है वो बहुत कम होता है। थोड़ा सा जो हमारे तराई के क्षेत्र है, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ता है, बाकी पहाड़ पर नहीं पड़ता है। लेकिन पहाड़ में यहाँ एक फैक्टर काम करता है, राष्ट्रीय दल, बीजेपी और कांग्रेस। ऑप्शन ए होता है और बी होता है, आपको उन दोनों में से एक चूज करना होता है। जो आपको अच्छा लगता है आप उसे चूज कर लेते हैं। आपने बहुत सही बात बोली कि महंगाई और पलायन, यानी पलायन के साथ जुड़ा हुआ है रोजगार, बेरोजगारी। उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही इस वजह से हुआ था कि यहाँ के युवाओं ने आंदोलन किया था कि उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है पहाड़ में, इसलिए पहाड़ का युवा पलायन कर जाता है रोजगार के लिए।
लेकिन राज्य बनने के 21 साल बाद भी वो विषय जस का तस बरकरार है। आज भी पहाड़ का युवा पलायन करता है रोजगार की तलाश में और छोटा मोटा रोजगार करता है। राज्य इतने सालों में अपने लिए कभी भी इस तरीके के संसाधन नहीं पैदा कर पाया कि राज्य का कम से कम पलायन हो, पहाड़ में कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हो कि पहाड़ का युवा पहाड़ में रहे, उसको रोजगार भी मिले। इस मुद्दे पर सियासत ही होती आई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। जाहिर तौर पर चुनाव बेहद नजदीक है। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। पीएम मोदी ने सैन्य धाम को 5वें धाम के रूप में बनाने की बात कही है। इसी पर सरकार तेजी से काम भी कर रही है। बीजेपी राज्य में लगातार शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है, जिसमें शहीदों के घर के आंगन से मिट्टी उठाई जा रही है और उसे सैन्य धाम में लाया जा रहा है। 15 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच रहे हैं और इसी निर्माणाधीन सैन्य धाम में एक कार्यक्रम के दौरान वो शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी करेंगे। इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी। शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में लाने जा रही है, जिसके लिए एक शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत हमने 15 नवंबर को सवाड़ गांव चमोली से की थी और कुमाऊं में 20 तारीख को मुनाकोट पिथौरागढ़ से की थी। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक उन घरों की पवित्र मट्टी को एक कलश में लेकर हम आ रहे हैं और इस यात्रा की समाप्ति कल गुनियाल गांव में होगी, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसमें होंगे और उस पवित्र मिट्टी से जो हम पर लाए हैं इस शहीद धाम का निर्माण होगा। इस अवसर पर हमने देहरादून जिले के 204 वीर नारियों को, उन वीर माताओं को, उन वीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम वहां पर सम्मानित करने के परिजनों को वहां पर हम सम्मानित करेंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित,
इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। परेड ग्राउंड में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कोदियाल समेत तमाम नेताओं ने परेड ग्राउंड का दौरा किया और रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कांग्रेस 1971 युद्ध के शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों का सम्मान भी करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो इस रैली को विजय सम्मान रैली के रूप में मनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम तो बहुत सीधा सा और स्पष्ट है कि वो 16 दिसंबर जो भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, उस दिवस में स्वर्णिम इतिहास वाले उत्तराखंड, जिसने अपनी सैन्य परंपरा के माध्यम से भारत के मस्तक को हमेशा ऊंचा किया है, उस उत्तराखंड की धरती में अपने अभूतपूर्व सैनिकों को, अपने उन वीर सैनिकों को, पराक्रमी सैनिकों को, जिन्होंने हर युद्ध में भारत मां के लिए अपना बलिदान देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो उनको प्रणाम करने आ रहे हैं, उनका सम्मान करने आ रहे हैं। और 16 दिसंबर एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत की सेना ने अपने बंदूकों के बल पर दुनिया के इतिहास में एक नया देश बनाया, भूतो न भविष्यति। एक सबसे बड़ी दुनिया की सर्जिकल स्ट्राइक, जिससे दुनिया के देश में एक नए देश का बांग्लादेश के रूप में उद्भव हुआ। विजय सम्मान रैली के रूप में ये हमारी जनसभा होगी, जिसमें सन 1971 में पाकिस्तान की सेनाओं को धूल चटाने वाले हमारे वीर सैनिकों को हम
यहाँ पर सम्मानित करेंगे, उस याद को ताजा करेंगे। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की उस मजबूत इच्छा शक्ति को हम सब नमन करेंगे, जिसके तहत उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम सेना से दिलाया था और सेना ने उसको बखूबी निभाया था। तो ये निश्चित रूप में ये उत्सव का माहौल है और इस 50वीं सालगिरह पर हम सब उत्सव के रूप में यहाँ पर इस रैली को मना रहे हैं। कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो सैनिकों को सल्यूट करने के लिए, उनकी शहादतों को, उनके बलिदान को, उनकी वीरता को प्रणाम करने के लिए राहुल गांधी इस सैन्य भूमि पर, इस उत्तराखंड देवभूमि में पधार रहे हैं। ऐतिहासिक दिन होगा 16 दिसंबर 2021 ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सैनिकों का बोल के सम्मान नहीं किया, बल्कि अंतरात्मा से सम्मान किया। उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए जितना कांग्रेस सोचती है, मैं समझता हूं देश की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सोचती। हमारे जो पूर्व सैनिक भी हैं, इसमें बड़ी तादाद में इससे हिस्सेदारी करेंगे। उसमें सम्मान समारोह भी इसमें आयोजित किया गया है। तो पूरे प्रदेश के हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्हीं क्रम में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश के नेताओं से हमारी वार्ता चल रही है। हमारी कमेटियों का इसमें गठन हो चुका है, जो पूरे विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे और उनके वहाँ से जो लोग बाग आ रहे हैं उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट लेंगे। निश्चित तौर पर जो हमारी कांग्रेस की जो रैली होने जा रही है, एक ऐतिहासिक रैली होगी और 2022 में उत्तराखंड का एक शंखनाद होगा इस रैली के माध्यम से। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हर महिला को प्रति महीने 1000 रुपए मिलेंगे। काशीपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से संवाद कार्यक्रम के दौरान ये चुनावी वादा किया है। कहा कि उत्तराखंड के नवनिर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर बेटी और महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। परिवार में हर बेटी और महिला को इस योजना का फायदा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पहले ही राज्य की जनता से बिजली, पानी मुफ्त देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन महिलाओं के उन्होंने ये अब नया ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। चूंकि उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक तौर पर एक आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है और उत्तराखंड आंदोलन में भी महिलाओं की सशक्त भूमिका रही थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की नजर महिला वोटर्स पर भी है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे संवाद स्थापित कर ये ऐलान करते हुए नजर आए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में, 1090 साथ में।
घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। दो 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। नैनीताल के खेरना में बिना देखे सड़क पार कर रहे बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ऑल्टो कार पलट गई। गनीमत ये रही कि इतने भीषण हादसे के बावजूद कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हादसे में बाइक सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ये ऑल्टो कार हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही थी, जहां खैरना बाजार के पास यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीर कैद हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय। सारा प्रणाम।